नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आइए रुख करते हैं खबरों का। क्या अगले आम चुनाव के पहले लोकसभा सीटें बढ़ने वाली हैं? क्या मोदी सरकार लोकसभा की सीटें बढ़ाकर लगभग 1000 करने जा रही है? ये गंभीर और चौंकाने वाला सवाल कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अपने एक ट्वीट के जरिए उछाला है। सवाल बड़ा है, जाहिर तौर पर बड़ा है, इसलिए आप इसका जवाब भी जानना चाहते होंगे कि आखिर कब, क्यों और कैसे। तो देखिए ये रिपोर्ट, जहां मिलेंगे इन सारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। मोदी सरकार के लोकसभा की सीटें बढ़ाकर लगभग 1000 करने की सुगबुगाहट है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने उनके सहयोगी भाजपा सांसदों का हवाला देकर ट्वीट के जरिए ये सवाल उछाला है। तो सवाल ये भी बनता है कि आखिर सीटें बढ़ाने का प्रावधान क्या है। तो हम आपको बता दें, नई लोकसभा सीटों का गठन और उनकी सीमाओं का निर्धारण परिसीमन आयोग करता है और अब तक 4 परिसीमन आयोग गठित हुए हैं। पहला परिसीमन आयोग 1952 में बना, दूसरा परिसीमन आयोग 1963 में बना, तीसरा परिसीमन आयोग 1973 में बना, जबकि चौथा परिसीमन आयोग 2002 में बना। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या अंतिम बार 1977 में तय हुई थी। तब देश की आबादी करीब 55 करोड़ थी। आपातकाल में संविधान संशोधन विधेयक लाकर लोकसभा सदस्य संख्या 543 पर फ्रीज कर दी गई थी। यानी उस वक्त औसतन प्रति 10 लाख आबादी पर एक सांसद चुना जाता था, तो अब प्रति 25 लाख आबादी पर एक सांसद चुना जाता है। इस दौरान सीटों का परिसीमन तो हुआ, लेकिन सीटों की संख्या वही रखी गई। संविधान के अनुच्छेद 82 में वक्त और आबादी के हिसाब से लोकसभा सदस्य संख्या में वृद्धि का प्रावधान किया गया है। यकीनन आबादी के अनुपात में जनप्रतिनिधियों और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़नी ही चाहिए। तो फिर समस्या क्या है, वो भी जान लेते हैं। अगर परिसीमन में जनसंख्या को आधार बनाया गया तो वो राज्य घाटे में होंगे जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित किया। विकास में आगे, लेकिन संसद में उनका प्रतिनिधित्व घटेगा। ज्यादा आबादी वाले राज्य फायदे में होंगे, संसद में ऐसे राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। यदि सीटों की संख्या और उसका वितरण तर्कसंगत और व्यवहारिक न हुआ तो देश को कई नई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये स्थिति एक संघीय राष्ट्र में सबकी समुचित भागीदारी के हिसाब से ठीक नहीं होगी। राज्य आबादी का हवाला देकर हर मामले में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग करेंगे, जिससे विकसित राज्यों को घाटा उठाना पड़ेगा। इस परिस्थिति में पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्य प्रभावित होंगे, इसलिए इसके संभावित परिणामों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। और आइए अब जानते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रहे संसद भवन के बारे में, जिसकी संरचना और बैठक व्यवस्था ने इस पूरी बहस को जन्म दिया है। नए संसद भवन का क्षेत्रफल 65,000 वर्ग मीटर होगा। कुल 1300 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। संयुक्त सत्र में क्षमता 1224 करने का विकल्प रहेगा। बहरहाल जरूरी यह है कि लोकसभा सीटों की संख्या वृद्धि से यह संदेश न जाए कि ज्यादा आबादी का अर्थ राजनीतिक सत्ता पर कब्जे की गारंटी है। बड़ा सवाल यह भी है कि यदि देश की बढ़ती आबादी पर अंकुश न लगा और इसमें स्थिरता न आई तो भविष्य में हमें कितनी और लोकसभा सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। बढ़ती आबादी के साथ व्यवस्था में बदलाव बेहद जरूरी है, लेकिन जरूरी है संतुलन और सामंजस्य भी बनाया जाए, क्योंकि इसके अभाव में संघर्ष की जो तस्वीर भविष्य के गर्भ में नजर आती है वो लोकतांत्रिक ढांचे के स्वरूप को विकृत कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। संतुलन एक बहुत अहम चीज़ है। आप कल्पना कीजिए, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश आम चुनाव में अपना दबदबा रखता है और यही इसीलिए माना जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री इसी राज्य ने दिए हैं। और अगर परिसीमन और आबादी के आधार पर करीब करीब 79 सीटों वाला ये जो राज्य है, इसकी ताकत बढ़कर अगर 150 हो गई तो फिर आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति होगी। कई ऐसे राज्य हैं जो लोकसभा की अपनी अधिक सीटों की वजह से आम चुनाव में बेहद ताकतवर पोजीशनिंग रखते हैं, और कई ऐसे राज्य हैं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण लेकिन कम सांसदों की प्रतिनिधित्व की वजह से उनकी वो स्टैंडिंग नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं है। ख़ासतौर से पूर्वोत्तर के राज्यों की या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो बहुत समझदारी से, बहुत संतुलन से ये फैसला होना चाहिए। और मुझे लगता है हमें लगता है कि एक लोकतंत्र में ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण
तरीके से देखी और समझी भी जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गांधी परिवार और सियासत, यानी दिया और बाती जैसी बात। लेकिन अगर गांधी परिवार से जुड़ा कोई सदस्य ये कहे कि वो राजनीति को अपने करियर के तौर पर नहीं देखता है, तो आप क्या कहेंगे सर? जी हाँ, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे कुछ ऐसा ही सोचते हैं। रेहान राजीव वाड्रा का अपने करियर के बारे में कहना है कि मैं नहीं जानता जिंदगी कहां ले जाएगी, लेकिन लोगों से जुड़ने के लिए कैमरे का इस्तेमाल मैं जरूर करूंगा। आपको ये भी बता दें कि रेहान एक बड़े ही प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं। रेहान राजीव वाड्रा ने स्पष्ट किया है कि उनका झुकाव सियासत की तरफ नहीं है, पॉलिटिक्स की तरफ नहीं है। उन्होंने अपनी पहली फोटो प्रदर्शनी, जो कुछ समय पहले दिल्ली में जिसका प्रदर्शन हुआ, डार्क परसेप्शन एंड एक्सपोजिशन ऑफ स्पेस, लाइट एंड टाइम, जो इस प्रदर्शनी को उन्होंने नाम दिया, उसके जरिए उन्होंने एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की है। फोटोग्राफी का जुनून रखने वाले रेहान अपनी 40 से ज़्यादा तस्वीरें इस प्रदर्शनी में लेकर आए। एक लंबे समय के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि गांधी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स ने पॉलिटिक्स को दूर से सलाम करने का फैसला किया है। रेहान ने यह भी कहा कि मैंने देहरादून और लंदन में भी फोटोग्राफी के लिए पढ़ाई की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं 10 साल की उम्र से फोटोग्राफी में हाथ साफ कर रहा हूं। तो यह है रेहान का अंदाजे बयां। अगली खबर, उड़ीसा चलते हैं। उड़ीसा का पुरी वैसे तो भगवान जगन्नाथ मंदिर के लिए पूरे देश में श्रद्धालुओं के बीच में सनातन परंपरा में आस्था रखने वाले और अन्य देशों के पर्यटकों के लिए ध्यान का आकर्षण का केंद्र है। लेकिन अब से पुरी की एक और पहचान होगी देश में, और ये बड़ी अलहदा बात है सर, बड़े गौर से सुनिएगा इसको। पुरी अब देश का ऐसा पहला शहर बन गया है। पुरी अब देश का ऐसा पहला शहर बन गया है जहां सभी घरों में 24 घंटे नल से शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। जैसा आप यूरोप के देशों में देखते हैं कि कोई फिल्टर लगा हो, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है सर कि आरओ लगा है कि नहीं लगा है। हम लोग तो इतने आदत हमारी पड़ गई कि दफ्तरों में जब पानी का ग्लास हमारे पास आता है, सरकारी दफ्तरों में खास तौर पर, तो हम धीरे से पूछ लेते हैं, सर आरओ है ना, फिल्टर है ना भैया। तो हम बात कर रहे हैं पुरी की। इतना ही नहीं, अब यहाँ के लोगों को अपने घरों में, जैसा मैं आपसे कह रहा था, आरओ लगवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पुरी के 2.5 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। ये उस उड़ीसा राज्य में हो रहा है जिसकी पहचान बीते 3 दशकों से एक बेहद पिछड़े राज्य के रूप में होती रही है। अब ये राज्य विकास के रास्ते विकसित होने का सफर तय कर रहा है, और इसके पीछे एक ऐसा चेहरा है जो बहुत मीडिया के सामने नहीं आता है, जो अपने काम को गिनाने के लिए बहुत सारी बातें नहीं करता है, और न ही राष्ट्रीय राजनीति में आने की कोई कोशिश करता है या प्रधानमंत्री बनने के कोई स्वप्न को भी रखता है। और ये नाम है नवीन पटनायक का, जो बड़ी खामोशी से, बहुत गंभीरता से, संजीदगी से ये सियासत उड़ीसा में करते चले आए हैं, और चुनाव दर चुनाव जीतते हुए अपने मुख्यमंत्री के खिताब को भी सुरक्षित रखते आए हुए हैं। तो नवीन पटनायक साहब ने सोमवार को ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। पटनायक साहब, प्रणाम आपको। उड़ीसा से वापसी, फिर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव करीब 6 महीने के लिए टल गए। ये चुनाव कानूनी दांवपेच में उलझ गए हैं। कैसे हुआ साहब, देख लीजिए ये रिपोर्ट, जवाब मिल जाएगा। नहीं बनेगी नगर सरकार, कानूनी दांवपेच से टूटी उम्मीदें, 6 महीने लंबा हुआ इंतजार, आरक्षण पर भी स्पष्ट नहीं सरकार। मध्य प्रदेश में पार्षद और महापौर बनने का सपना संजोए नेताओं के लिए अच्छी खबर नहीं है। फिलहाल ना तो नेताजी को पार्षदी मिलेगी और ना ही प्रथम नागरिक बनने का गौरव, क्योंकि मध्य प्रदेश में फिलहाल नगरीय निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव कानूनी दांवपेच में उलझ गए हैं और अब उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। तो आइए समझते हैं कि कहां फंसा नगर सरकार का पेंच। हाईकोर्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि तीसरी लहर आने से पहले चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। अभी हुई बैठक,
रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है। हाईकोर्ट ने भी सुझाव दिया है कि निर्वाचन प्रक्रिया में कोरोना संक्रमण से बचाव को प्राथमिकता में रखा जाए। संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रख के और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रख के इस समय चुनाव कराना उचित नहीं है, जिसको हाईकोर्ट ने भी स्वीकार किया है। और उस आधार पर अभी तात्कालिक रूप से चुनाव होने की संभावना नहीं है। अगर ये भी मान लिया जाए कि कोरोना की तीसरी लहर गुजर जाए या फिर ना आए, बावजूद इसके नगरीय निकाय चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की आरक्षण प्रक्रिया के खिलाफ हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। अगर सरकार की अपील स्वीकार नहीं हुई तो नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया होगी, जिसमें 6 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। यानी मानकर चलें कि 6 महीने तो चुनाव की कोई संभावना नहीं है। सरकार हाईकोर्ट के निर्णय को भी मानती है और हम रोटेशन पद्धति से आरक्षण करते हैं, तो हमें एक्ट को अमेंडमेंट करना पड़ेगा। एक्ट अमेंडमेंट करने के बाद इसकी पूरी प्रक्रिया नए सिरे से प्रारंभ होगी। वार्डों के आरक्षण से लेकर मेयर तक का फिर से आरक्षण होगा। इस सब मिला के इसमें कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। भले ही ये मामला कानूनी दांव पेच में उलझा हो, लेकिन सरकार से जुड़ा मसला है तो सियासत होना भी लाजमी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार चुनाव से भाग रही है। हम पहले ही अनुमान लगा चुके थे, तो चुनाव आयोग के कंधे पे बंदूक रख के बीजेपी चला रही है। उनको एक तरह से हथियार बन के उपयोग कर रही है। कोई चुनाव इस समय नहीं है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव कानूनी झंझटों और कोरोना के साए में ऐसा उलझा कि नेताओं के सपने फिलहाल तो चकनाचूर हो गए हैं। अगर आरक्षण प्रक्रिया भी बदल गई तो नए सिरे से आरक्षण होगा। इसलिए फिलहाल आप किसी वार्ड से तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करिए। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। जाति राजनीति का एक ऐसा चूल्हा है जिस पर सिर्फ वोट की रोटियां ही सेकी जाती रही। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। वैसे मध्य प्रदेश में जाति के मुद्दे का इसके गठन यानी 1956 से लेकर 2021 तक ये मुद्दा कभी बहुत प्रभावी तौर पर राजनीतिक परिदृश्य पर स्थापित नहीं रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि स्थितियां बदल रही हैं या उन्हें बदले जाने की कोशिश बहुत ताकत से हो रही है। सियासत ने यहाँ आरक्षण के बहाने सेंध लगा दी है। ओबीसी इसके केंद्र में है। क्या है पूरा मामला, आप खुद ही देख लीजिए। ओबीसी का प्रदर्शन, विपक्ष का भी मन, सरकार की बड़ी टेंशन, अभी से चुनावी अटेंशन। राजधानी में यह शोर पिछड़ी जाति का है। ये विरोध 27% आरक्षण नहीं मिलने का है और ये प्रदर्शन सरकार के लिए टेंशन तो विपक्ष के लिए किसी मौके से कम नहीं है, क्योंकि पूर्व सीएम कमलनाथ के इस ट्वीट से विपक्ष का मन जाहिर हो जाता है। उन्होंने तो ओबीसी महासभा के इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने में कोई देरी नहीं की। हालांकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने ओबीसी आरक्षण का राग भी छेड़ा था। एक तरह से आरक्षण की चिंगारी में तेल डालने का काम भी उन्होंने ही किया है। कमलनाथ का कहना है कि उनकी सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% तक कर दिया है। मौजूदा सरकार कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं कर रही है। 27% आरक्षण कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। वो 27% आरक्षण गजट नोटिफिकेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी समर्थित कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके स्टे कराने का काम किया और सरकार की तरफ से भी वक्तव्य जो गया है कोर्ट में वो तार्किक नहीं है। उसने जो बढ़ा हुआ आरक्षण था उसको रोक लगाने का प्रावधान किया। ये पूरी तरह से पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ अन्याय है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। ओबीसी महासभा ने कोशिश बहुत की, लेकिन सीएम हाउस घेरने में नाकाम रहे। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। अगर सरकार होश में नहीं आती है तो सब गिरफ्तारी देंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। ये अभी तो छोटा सा एक ट्रेलर है, एक छोटा सा ट्रेलर है। हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि 27% आरक्षण यथावत हो, शीघ्र लागू किया जाए। वैसे ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार और बीजेपी ने भी रुख साफ कर दिया है। वो आरक्षण के समर्थन में है। सरकार का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से इसके समर्थन में है और सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने ये भी तय किया है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े लॉयर हैं उनको बुलाएंगे और पूरी ताकत के साथ 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, ये पक्ष हम उच्च न्यायालय में रखेंगे। मध्य प्रदेश में ओबीसी 50% से ज्यादा है। अब इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में उनकी सियासी भूमिका कितनी बड़ी है। वैसे प्रदेश में जाति आधारित सियासत बहुत प्रभावी नहीं रही है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में जाति ने ऐसा असर छोड़ा कि अब इसकी लत सियासत को पड़ गई है। 2018 में तो जयस सपाक्स जैसे संगठन ने जाति को मुद्दा बनाया, लेकिन इस बार ओबीसी आंदोलन की राह पर है। बासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। राजस्थान, पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के लिए संकट का सबब बनने वाला एक ज़बरदस्त मामला सामने आया। ये तो शुक्र की बात है कांग्रेस के लिए कि वो भी इस समय धैर्य में है, सुकून में है कि ये मसला सुलझने तक पहुंच गया और इसने कांग्रेस को कोई डैमेज बहुत अधिक नहीं किया। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि पंजाब और राजस्थान के बाद कुछ वही रोग छत्तीसगढ़ में भी पहुंच गया है। तो हंगामे और माफ़ी के बाद छत्तीसगढ़ में बृहस्पत सिंह और सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर टीएस सिंहदेव का विवाद पटाक्षेप तक पहुंच गया। बृहस्पत सिंह जो विधायक हैं, उन्होंने सदन में खेद जताते हुए माफ़ी मांगी। आपको बता दें कि ये वही बृहस्पत सिंह हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया था कि टीएस सिंहदेव की तरफ से उनके ऊपर, उनके वाहन के काफिले पर प्राणघातक हमला उन पर हुआ। इसके बाद टीएस सिंहदेव सदन पहुंचे थे, कार्यवाही में हिस्सा भी लिया और उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि उसके एक दिन पहले उन्होंने सदन में ये कहा था कि चूंकि ये मसला उठा है और इसमें उनकी भूमिका की बात उठी है, आरोप लगा है, इसलिए वो इस सदन की कार्रवाई में शामिल होने के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए वो जा रहे हैं। इतना उनका कहना था कि खलबली मच गई और लोगों ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि छत्तीसगढ़ में भी फूट का रोग पहुंच गया है ताकत से। लेकिन उसके बाद मनाने की कोशिशें शुरू हुई, चाहे पीएल पुनिया की बात करें या दिल्ली से आला कमान की बात करें, तो जो भी रहा अंत भला सो सब भला और टीएस सिंहदेव मान गए। और अगर हम बात करें बुधवार सुबह की, तो ये राहत का संदेश लेकर आई जब वो टीएस सिंहदेव, जिनके बारे में ऐसा लग रहा था कि वो विधानसभा नहीं पहुंचेंगे, वो पहुंचे और वहां उन्होंने बड़े नेताओं से, दिग्गज नेताओं से बातचीत के बाद सदन में जो कुछ कहा, कांग्रेस ने राहत की सांस ली और टीएस सिंहदेव ने ये कहा कि अब ये मामला खत्म हो गया है। हंगामा, माफी और फिर पटाक्षेप। मामला तो समाप्त है, उसका पटाक्षेप हो चुका है। विधायक बृहस्पत सिंह और मंत्री टीएस सिंहदेव के मामले में जैसी आशंका थी, बुधवार को सदन की शुरुआत कुछ वैसी ही हुई। मामले में सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंगलवार को सदन छोड़कर निकले स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव बुधवार को भी नहीं पहुंचे, लिहाजा विपक्ष और आक्रामक हो गया। लेकिन तभी विधायक बृहस्पत सिंह ने माफी मांगकर पूरे मामले को ठंडा कर दिया। बृहस्पत सिंह ने कहा कि भावावेश में मैंने अपनी बात कही थी, साजिश और जान से मारने की कोशिश में सिंहदेव की कोई भूमिका नहीं थी। बृहस्पत सिंह ने सिंहदेव पर लगाए आरोपों पर सदन में खेद भी व्यक्त कर दिया। वहीं सरकार ने भी सदन में आरोपों को निराधार बताया। बृहस्पत सिंह की माफी और सरकार के जवाब के बाद टीएस सिंहदेव भी विधानसभा पहुंचे और कहा कि अब मामले का पटाक्षेप हो गया है। समाप्त है, उसका पटाक्षेप हो चुका है। अब आगे की जिम्मेदारियां, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारियां एक सामूहिक टीम के रूप में हम सबको निभानी है। ध्यान पूरा वहां रहेगा, ध्यान वहां रहना चाहिए। मामला समाप्त हो गया, पटाक्षेप हो गया सदन में। दोनों का बात अच्छा तरह से निपटा है। मैं इसलिए मुख्यमंत्री को भी बधाई देता हूं, पीएल पुनिया साहब को भी बधाई देता हूं और टीएस बाबा को भी बधाई देता हूं और बृहस्पति सिंह को भी बधाई देता हूं। मामले का पटाक्षेप हो गया, लेकिन बीजेपी ने इस पूरे एपिसोड में खुद को मजबूत विपक्ष साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, क्योंकि टीएस सिंहदेव सदन छोड़कर चले गए हैं इसलिए मंत्री नहीं है, सरकार स्पष्ट करे कि वो मंत्री है या नहीं। साथ ही उन्होंने सिंहदेव पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक टीएस सिंहदेव सदन में वापस नहीं लौटते, सदन चलाना उचित नहीं है। जब तक
वो मंत्री सदन में नहीं आ जाए, तब तक सदन की कार्यवाही चलाना उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है। जो मंत्री यहाँ से सदन को छोड़कर गया है, उन्होंने भी विशेषाधिकार भंग किया है और बिना इस्तीफा दिए उसका भी उल्लंघन किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, सामूहिक जिम्मेदारी का उल्लंघन किया है और वो मंत्रिमंडल में ऐसी परिस्थिति में रह ही नहीं सकते। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी इस मामले में जमकर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस में खुद ही दर्द देते हैं और खुद ही दबा देते हैं। तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना। अब किससे और इलाज की बात करें जब आपस में दर्द और दवा देने वाले एक ही लोग हैं, अलग अलग उनकी सबने क्षमा मांग लिया, तो अब हमको क्या करना है। बहरहाल 3 दिन तक चला सियासी ड्रामा आखिरकार थम गया। बृहस्पति सिंह की माफी के बाद टीएस बाबा मान गए, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि टीएस सिंहदेव मान तो गए हैं, लेकिन उन्होंने बृहस्पति सिंह को माफ किया है या नहीं। आपने माफ किया कि नहीं किया सर दिल से? लेकिन क्या लगता है आपको? मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। बृहस्पति सिंह जी, इसको आम बोलचाल में कहा जाता है रायता फैलाना। मत फैलाइए साहब, 3/4 बहुमत की सरकार है, अच्छे से चले, लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करे, यही अपेक्षा लोग रखते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको यूपी का एक वाकया तो याद होगा, जब 7 साल पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की गुम हुई भैंस को पुलिस ढूंढ रही थी। कुछ ऐसा ही इन दिनों पाकिस्तान के गुजरांवाला में हुआ है। यहाँ कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद घुमन का पालतू कुत्ता गुम हो गया। उन्होंने भी ज़िले की सारी मशीनरी और सारे कर्मचारियों को कुत्ते को ढूंढने के काम में लगा दिया। कमिश्नर ने अपने स्टाफ को खूब फटकार भी लगाई कि कुत्ता घर से बाहर गया कैसे। अब वहाँ का स्थानीय प्रशासन ऑटो, गाड़ी, लाउड स्पीकर लगाकर कह रहा है, कहाँ है कमिश्नर साहब का कुत्ता, लेकर आओ, ढूंढो। और ये लाउड स्पीकर पूरे शहर में ऐलान करता हुआ घूम रहा है कि हजरात, हजरात, गुजरांवाला शहर के कमिश्नर साहब का कुत्ता जो कि जर्मन शेफर्ड नस्ल का है, अगर किसी को मिले तो उसे लेकर कमिश्नर साहब के घर पहुंचा दें। वैसे ये खबर 27 जुलाई की है, कुत्ता मिला या नहीं इसका अपडेट अभी आना बाकी है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि कमिश्नर साहब का कुत्ता मिल जाए, नहीं तो पता नहीं कितने घरों से कुत्ते गायब हो जाएंगे। मोहतरम जनाब कमिश्नर साहब गुजरांवाला का पालतू कुत्ता जिसकी नस्ल जर्मन शेफर्ड है जो कि गुम हो गया है, आपको मिले मेहरबानी फरमाकर वो कमिश्नर रोज पहुँचा दे। अगर हमारी कार्रवाई के दौरान किसी से वो कुत्ता बरामद हुआ तो उसके खिलाफ सख्त में। भैंस और कुत्ते के मामले में तो समानता है साहब। यहाँ आजम खान साहब की भैंस ढूंढने के लिए अमला लगा था, तो गुजरांवाला में कमिश्नर साहब के कुत्ते के लिए जर्मन शेफर्ड नस्ल का ये कुत्ता है। और क्या गौरव से भरा होगा ये कुत्ता कि पूरा स्टाफ उसको ढूंढ रहा है, जैसे उस भैंस को गर्व हुआ होगा कि वाह, मेरे लिए पूरा सरकारी अमला जुटा हुआ है। किस्मत है साहब, भैंस की भी किस्मत होती है, जर्मन शेफर्ड की भी होती है। इंसान इस मामले में थोड़ा दुर्भाग्यशाली है, बेचारा है, क्या करिएगा। चलिए, अब आपसे वक्त है इजाज़त लेने का, इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी इसी मंच पर, इसी फोरम पर। नमस्कार।